ठीक है बेटे, बातें नहीं। गीतांश तुम भी बड़ी बातें करने लग गए हो। इधर ध्यान देना, ये हमारे सामने इस बारी अब ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। दिस इज रफ सरफेस। ठीक है, इस रफ सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा। लेट्स से ये ब्लॉक है 10 kg का और इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। ठीक, अब तक हमने क्या देखा कि आपने मामूली सा भी फोर्स लगाया तो बॉडी चल पड़ी। क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं था। ठीक है, क्या यार, इधर ध्यान दो, हो गया बस अब। गीतांश काम पे ध्यान इधर। सो आपने हल्का सा भी फोर्स लगाया, ये बॉडी चाहे 10 kg हो चाहे 100 kg हो, ये चलने लग जाएगी। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, जरा सा फोर्स 1 न्यूटन, ये नहीं चली। क्यों नहीं चली? मतलब फ्रिक्शन ने ऐसा क्या खास कर दिया? जीवन ज्योत, होता क्या है, जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच होता है कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स। इस 10 kg ब्लॉक और सरफेस के बीच नॉर्मल फोर्स है 10 g के बराबर। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इस वक्त कितनी है? 10 g के बराबर। तो फिर अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं और उनके बीच कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स होने का मतलब है धक्का मुक्की हो रही है। नॉर्मल फोर्स होने का मतलब है वो दोनों सरफेस एक दूसरे को पुश कर रही हैं। नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग नेचर। तो उन दोनों सरफेसेस के बीच अगर स्लाइडिंग होना चाहेगी तो फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। उन दोनों सरफेस के बीच अगर स्लाइडिंग होना चाहेगी तो फ्रिक्शन उस स्लाइडिंग को, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। यहां पे ये रफ सरफेस ऐसे और ये ब्लॉक का लोअर सरफेस, किन दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग होना चाह रही है? इस सरफेस के बीच और इस सरफेस के बीच। ये वो दो सरफेसेस है जिनके बीच में स्लाइडिंग होना चाह रही है। क्यों स्लाइडिंग होना चाह रही है? क्योंकि तुमने इस पे कितना फोर्स लगाया है? 1 न्यूटन का। वर्टिकल फोर्सेस में दिखा नहीं रहा, चेक कर लेना। इन दो सरफेसेस के बीच नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। अगर नॉर्मल फोर्स ही नहीं है तो फिर फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है। दो सरफेसेस आपस में जस्ट एक दूसरे को छू रही हैं, ऐसे जस्ट ऐसे, नॉर्मल फोर्स नहीं है, मतलब एक दूसरे को धक्का नहीं मार रहे, फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, सो इस केस में तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इन दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग होना चाहती है तो फ्रिक्शन आएगा। क्योंकि नीचे वाली सरफेस रेस्ट पर है, ऊपर वाली सरफेस को तुम आगे ले जाना चाहते हो, इस ब्लॉक को आगे ले जाना चाहते हो, तो नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस पर सरफेस के पैरेलल एक फोर्स देगी जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। दिस इज फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन अगर आने की टेंडेंसी है, यहां पे रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन है नहीं क्योंकि ये ब्लॉक चला नहीं है। रिलेटिव मोशन है नहीं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन आएगा और उस रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करेगा। कौन सी सरफेस आगे जाना चाह रही है? 1 न्यूटन, तो उस पे पीछे की ओर लगेगा ऐसे स्मॉल एफ, तो सरफेस पर आगे की ओर स्मॉल एफ। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब भी दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग होना चाहती है तो स्लाइडिंग को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है। अगर स्लाइडिंग हुई नहीं, होना चाहती थी बट हुई नहीं, तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक इन नेचर। और अब न्यूटन के लॉज, क्योंकि ये 10 kg का ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। तो इसका मतलब ये फोर्स भी कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आपके घर में डाइनिंग टेबल है, पलंग है, आपने उसको हल्का सा धक्का मारा, हिलेगा तो नहीं जल्दी, है ना? जल्दी तो नहीं हिलेगा। डाइनिंग टेबल को तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट से तेज खींचना पड़ेगा, तुम आराम से खींच रहे हो, वो चला नहीं, तो उसके जो चारों पैर हैं और जमीन के बीच जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक। जब हम जमीन पे ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो हमारे पैरों और जमीन के बीच भी फ्रिक्शन स्टैटिक है। क्यों? मैं तो चल रहा हूं
बट मेरा वो पैर जो जमीन को टच कर रहा है वो मोशन में नहीं है। आप पैर घसीट घसीट के ऐसे नहीं चल रहे हो, आपका वो पैर जो जमीन के साथ टच में है वो रेस्ट पे है। ये राइट वाला पैर मोशन में है, लेफ्ट वाला पैर तो रेस्ट पे है। अब ये राइट वाला रेस्ट में आ गया, लेफ्ट वाला मोशन में आ गया, तो आपका जो पैर जमीन को टच कर रहा है वो रेस्ट पे है। इमेजिन आप ऐसे चल रहे हो, आपका ये वाला पैर है जमीन पे, ये वाला पैर आगे जा रहा है, ये वाला पैर तो आपका रेस्ट पे है ना। तो आपके पैरों और जमीन के बीच जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन कैसा लगता है? स्टैटिक। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? दो सरफेसेस के बीच अगर रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है तो उस रिलेटिव मोशन को रोकने की जो, मतलब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो उस रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को जो अपोज कर रहा है वो फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब तुमने यहां पे फोर्स को कर दिया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन कर दिया, अभी भी ये ब्लॉक नहीं चला, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो गया? 5। इसका मतलब ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बदल पा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, ये जरूरत के हिसाब से लगेगा। 1 न्यूटन लगाया था तुमने तो ये भी 1 आया, जरूरत 1 न्यूटन की थी स्लाइडिंग को रोकने के लिए। अब 5 न्यूटन की जरूरत है स्लाइडिंग, ये भी 5 हो जाएगा। ये दोनों तो बेटा एक्शन रिएक्शन है। ये फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? सरफेस ब्लॉक पर, तो ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ब्लॉक सरफेस पर। एक्शन नॉर्मल फोर्स भी है, भूलना नहीं, मैंने दिखाया नहीं है वो। तुमने ये फोर्स को कर दिया 10 न्यूटन, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये अपनी वैल्यू को जरूरत के हिसाब से बदलेगा। स्लाइडिंग की टेंडेंसी जितनी तेज होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स भी उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तुमने फोर्स लगाया 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, चलो ये भी हो गया 20 न्यूटन। ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो ये भी बढ़ता जा रहा है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जितना फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन भी उतना ही आ रहा है। तो इसका ये मत समझ लेना मतलब कि सर जितना फोर्स आप लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही आएगा, सिर्फ इस एग्जांपल में ऐसा है। अदरवाइज हम ऐसे एग्जांपल भी देखेंगे जहां पे इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। इस एग्जांपल में नहीं है क्योंकि इकलौता ब्लॉक है। इकलौता ब्लॉक अगर वो रेस्ट पे है तो जाहिर सी बात है वो फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए इस केस में। अब जैसे ही तुमने फोर्स लगाया 20.1 न्यूटन का, ये ब्लॉक चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? अब फ्रिक्शन क्यों नहीं रोक रहा इसको? अब फ्रिक्शन को क्या दिक्कत आ गई? इस स्टैटिक 9th 10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये एक लिमिट तक लग सकता है, एक लिमिट तक। इमेजिन तुम भागना चाहते हो ग्राउंड पे, तुम बड़ी तेज रेस में भाग ले रहे हो, तो तुम अपने पैरों से जमीन को ज्यादा पुश करते हो। तुम जितना तेज भागना चाहते हो ना, तुम अपने पैरों से जमीन को उतना ज्यादा पीछे की ओर पुश करोगे। ठीक है, छोड़ो इसको, इसमें थोड़ा सा सिस्टम है। वही डाइनिंग टेबल को पकड़ो, तुमने खींचा खींचा खींचते जा रहे हो, फोर्स बढ़ाते 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 एक टाइम पे तो चल पड़ेगा, एक टाइम पे तो हिलेगा। पलंग हो, डाइनिंग टेबल हो, कुछ भी हो, एक टाइम पे तो हिलेगा, प्रोवाइडेड तुम फोर्स ज्यादा लगाओ। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसकी एक लिमिट होती है। ये सेल्फ एडजस्टेबल है, हरनूर सुन बड़े ध्यान से, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, लेकिन इसकी एक अपर लिमिट है। जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक लिमिट है। लिमिट पे आते ही अब अगर तुमने फोर्स और बढ़ाया, अब ये फ्रिक्शन, ये सरफेस इस ब्लॉक को रोक नहीं पाएगी, ब्लॉक चल पड़ेगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक चलने को तैयार है, मैं आपसे क्वेश्चन कहूंगा, मैं कहूंगा बेटे तुमने जो फोर्स लगाया है ना वो इतना ज्यादा है कि दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। तो इसका मतलब वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका है। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है, एल का मतलब लिमिटिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के। ये फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये यहां के मॉलिक्यूल्स और यहां के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। बड़ी समझदारी से लगता है ये फोर्स। तुम कोई फोर्स ना लगाओ तो ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स कोई फ्रिक्शन नहीं देंगे, सिर्फ नॉर्मल फोर्स देंगे।
ध्यान से मेरी बात सुनना, नॉर्मल फोर्स भी इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है और फ्रिक्शन भी इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। नॉर्मल फोर्स भी इस ब्लॉक को जो नॉर्मल फोर्स मिल रहा है ऐसे एन, वो भी कौन दे रहा है? ये सरफेस ही तो दे रही है। ये सरफेस इस सरफेस पे ही तो लगा रही है। बेसिकली सरफेस से भी बेटर बोलो मॉलिक्यूल्स, इस सरफेस के मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल को एक फोर्स ऊपर दे रहे हैं, एक फोर्स इधर दे रहे हैं। ओके, तो ब्लॉक भी तो सरफेस को नीचे की ओर नॉर्मल फोर्स देगा, एक्शन रिएक्शन। बट हमारा सिस्टम इस वक्त कौन है? ब्लॉक। तो इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड, सिद्धार्थ अलर्ट एकदम, आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है। तुम ये फोर्स चाहे 0 न्यूटन लगाओ चाहे 20 न्यूटन लगाओ, ये नॉर्मल फोर्स तो उतना ही रहेगा, वेट के बराबर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, नॉर्मल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मल फोर्स का इस फोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर का तो एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टेबल। पुरानी थ्योरी कहती थी कि जब पुराना नया नया जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, ऐसे कहते थे कि ये जो सरफेस है उसमें इरेगुलरिटीज है। माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो शायद इरेगुलरिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस ब्लॉक को उठा के इसकी सरफेस को बहुत ज्यादा घिस घिस के स्मूथ कर दो, फ्रिक्शन तब भी लगेगा। बल्कि एक स्टेज आता है बड़ा ही ज्यादा स्मूथ करो, फ्रिक्शन एकदम से हाई भी हो जाता है बहुत। वो सब बातें बाद में करेंगे। ओल्ड थ्योरी कहती थी कि कुछ ऐसे हैं सरफेसेस, ऐसे। ओल्ड थ्योरी, जब नया नया कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन का, लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये सब चीजें पता नहीं थी, तो देवर ऑफ दिस माइंड कि यहां पे इरेगुलरिटीज है और यहां पे भी, तो एक तरह से जो इसके एक्सट्रूडेड जो उभरे हुए हिस्से हैं ब्लॉक के, वो इनके गड्ढों में फंस गए हैं। ऐसी ऐसी ओल्ड थ्योरी थी। हम आज भी इसको कहीं कहीं यूज कर लेंगे फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए। आज भी अगर अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे कहूं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक की लोअर सरफेस ऐसे 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 बना दूं, मतलब इस ब्लॉक के जो उभरे हुए हिस्से थे वो इस सरफेस के जो ऐसे गड्ढे गड्ढे थे उनमें फंस गए। तो जैसे ही तुम इस ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगाओगे, मान लो 5 न्यूटन का, तो इट्स लाइक कोई कार फंसी हुई है गड्ढे में, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का पीछे फोर्स देगी कि नहीं देगी? है ना? ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो इसके ये वाले पार्ट है, ये उन्हें आगे धक्का मारेंगे ब्लॉक के सरफेस को, किधर? आगे। तो सरफेस ब्लॉक को पीछे, वही फ्रिक्शन है। बट रियलिटी ये नहीं। ये आप आज भी करो इसको। अगर आपको कभी फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन का अंदाजा लेना है, उसका मैं एक और आसान तरीका आपको सिखाऊंगा आगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक। आप अपना पूरा इमेजिनेशन चलाओ अच्छे से, दो सरफेसेस टच में हैं, फ्रिक्शन है। अब ये हाथ में क्या इरेगुलरिटीज है मेरे? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन विल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू सरफेसेस प्रोवाइडेड नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स नहीं है फिर फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है अदिति बेटे? जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे पे स्लाइड करना चाहती हैं बट कर नहीं पा रही। करना चाहती हैं क्योंकि तुम उन दोनों में से एक सरफेस को खींच रहे हो, ठीक है? तो सरफेसेस में स्लाइडिंग आना चाहती है बट आ नहीं पा रही। ऐसे केस में फ्रिक्शन कैसा लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टेबल। ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जितना तुम तेज फोर्स लगाते जाओगे बढ़ता जाएगा। एक लिमिट होती है, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिट होती है वो उन दोनों सरफेसेस के बीच जो नॉर्मल फोर्स है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। नॉर्मल फोर्स तुम और बढ़ा दो, मान लो इस ब्लॉक के ऊपर तुम अंदर ऊपर से ऐसे दबाओ इसको, और फ्रिक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हो गई। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ये जो दो सरफेसेस है इनका मटेरियल क्या है। लकड़ी है और वो ब्लॉक प्लास्टिक का है क्या, या ये वुड है वो भी वुड है, या ये वुड है वो आयरन है। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, दोनों के मटेरियल पे। आयरन आयरन है तो कुछ और होगा, आयरन और वुड है कुछ और होगा। और इस बात पर भी कि वो सरफेसेस है कैसी कंडीशन, गीला है सरफेस वहां पे, ऑयली है, लुब्रिकेटेड है, या ड्राई सरफेस है, उस पे भी। भाई बारिशों में फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है रोड पे। टायर्स जो हम बनाते हैं रबर के टायर्स, उन रबर के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन काफी स्ट्रांग होता है ना?
तो इसलिए ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू तीन बातों पे डिपेंड कर रही है, नॉर्मल फोर्स पे, उन दोनों सरफेसेस के मटेरियल पे, और उन सरफेसेस की कंडीशन। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो इसमें आता है, दैट इज म्यू सफिक्स एस, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये बात है स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा है ये फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच है। मैंने आपको शुरू की क्लासेस में ही बताया था, हम अर्थ के पुल के अलावा बाकी अपनी डेली लाइफ में जितने भी फोर्सेस एनकाउंटर कर रहे हैं, रस्सी का टेंशन, स्प्रिंग का फोर्स, पानी का बॉयंसी, एयर का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये जो फ्रिक्शन है ना, वो इस सरफेस के मॉलिक्यूल और इस सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है। ठीक है, उस पे हमें डिटेलिंग में अभी तो फिलहाल नहीं जाना, हम अभी फ्रिक्शन ही बोलेंगे इसको। इट्स ओके। तो इस केस में 20 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू थी, तभी तुम्हारे 20.1 लगाते ही ये ब्लॉक चल पड़ा। चल पड़ा तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, अब बात करते हैं उसकी। पहले इतना नोट कर ले हम। ठीक है, आप डायग्राम बनाओ जो भी सामने है। एयर फ्रिक्शन का अलग कॉन्सेप्ट है, वो ये नहीं है। एयर फ्रिक्शन आती है क्योंकि एक बॉल को तुम ऐसे दीवार पे मारो, तो बॉल जब दीवार पे टकराएगी तो दीवार को फोर्स देगी ना। तो एयर फ्रिक्शन मतलब क्या है? मैं ऐसे चुपचाप खड़ा हूं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते करते हमें हिट करके जा रहे हैं। दैट इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तुमने अपना हाथ ऐसे किया, इस वक्त तुम्हारे इस हाथ पे ऊपर अनगिनत, समझते हो अनगिनत, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एयर के आके टक्कर मार के जा रहे हैं। जा रहे हैं, पता है ये बात की नहीं? दिखेंगे नहीं, दिख रहे हैं क्या? कोई 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 ऐसा माइक्रोस्कोप वगैरह लाओ, शायद देख भी पाए हम। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स रैंडमली आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ को हिट करके जा रहे हैं। ये प्रोसेस दिन रात चल रहा है। ये ना चले, ब्लास्ट हो जाए, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाए, बाहर कम, ब्लीडिंग शुरू हो जाए। हाई हाइट्स पे जाओ, माउंटेन्स में ब्लीडिंग हो जाती है ना कभी कभी, वो इसीलिए अंदर बाहर प्रेशर में फर्क आ जाता है। तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल तुम्हें रैंडम आके हिट कर करके जा रहे हैं, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लो तुम भाग रहे हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अब वो रैंडम मोशन के अलावा एक एयर ऐसे तुम्हें हिट कर रही है। इट इज जस्ट लाइक बॉल्स दीवार पे हिट कर रही हैं, तो उनका मोमेंटम बदल रहा है। एंड दैट चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ। उस तरीके से मैंने अभी बताना है। अभी मैंने सिंपली बोला एफ इक्वल टू एम ए, वो मैं लिखवा दूंगा, आओगे आप लोग जब छुट्टियों के बाद लिखवा दूंगा सब, स्कूल एग्जाम में वो सब पूछते हैं। सो जो एयर फ्रिक्शन है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एयर मॉलिक्यूल्स आर हिटिंग अस। ठीक है, हाँ, mu s into n, mu s is called coefficient of static friction force। लिखा करो ऐसे, देखो सब लिखता है ना अच्छे से, कि बाद में याद रखना है हमें। ठीक है, राइट। वेन एवर, काव्या विनायक वीडियो ऑन रहना चाहिए बेटे। वेन एवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, whenever there is a tendency of relative motion between two surfaces in contact, whenever there is relative motion, tendency of relative motion between two surfaces in contact, then friction force will appear between the two, then friction force will appear between the two. It is called static friction force. It is called static friction force. This force is
सेल्फ एडजस्टेबल। विनायक वीडियो ऑन बेटे, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? दिस फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। दिस फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन the external forces applied. Its value depends on the external forces applied. ठीक है, अगले पैरा में लिखो, limiting value of static friction force. Limiting value of static friction force. Right? Static friction force cannot exceed beyond a certain value. Static friction force cannot exceed beyond a certain value, which is called its limiting value. ठीक है, जिसको हम FL से लिखेंगे। अब मेरी बातें बहुत ध्यान से समझना। मैंने अगर सिंपली F लिखा तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन 0 से लेके लिमिटिंग वैल्यू के बीच में कुछ है। अगर मैंने FL लिखा तो इसका मतलब अब वो ब्लॉक स्लाइड होने को तैयार है, मतलब अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिट पे आ चुकी है। स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग पे तभी पहुंचेगा जब स्लाइडिंग ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है, ऐसे ही फालतू में नहीं आ जाएगा। ये समझदार टाइप का फोर्स है, ये उतना ही एक्ट करेगा जितना जरूरत है। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा, बस ये लिखो, FL इज प्रोपोर्शनल टू N। This limiting value is proportional to normal force between the two surfaces. काम पे ध्यान बेटे, रिदम बेटे। This FL is proportional to N। ठीक है, value of FL also depends on the material of two contact surfaces. Value of FL also depends on the material of two contact surfaces and their condition. Material value of FL depends on the material of two contact surfaces and their condition, कि वो दोनों surfaces wet, dry, lubricated वैसे करके। ठीक है, and then we write this FL equal to mu Sn, और लिख लेना this mu S is called mu S is called coefficient of static friction force. Mu S is called coefficient of static friction force. ठीक है, मतलब अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये ऐसे रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड, लेट्स से ये ब्लॉक 5 kg का है। सबसे पहले आपने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। नॉर्मल फोर्स आ जाएगा इक्वल टू 5G। सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में N और 5G दो ही फोर्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन तो है नहीं, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन आ गई। मान लो क्वेश्चन में हमें म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.8, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा सरफेस कौन सी है। म्यू एस क्वेश्चन में गिवन होगा
0.8, 0.6, 1.2, ज्यादातर हमें दिखता है म्यूएस की वैल्यू 1 से छोटी, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली हमारे एक फीड हो जाता है कि म्यूएस हमेशा 1 से छोटा है। इट कैन हैव ग्रेटर देन 1 वैल्यू आल्सो, 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली 1 से छोटा ही होता है, 0.2, 0.3, 0.4। म्यूएस 0.8 है। तुमने लिमिटिंग वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली, पता कर ली इस सरफेस और इस सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन है वो कहां तक मैक्सिमम जा सकता है जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, कितना आ गया 40। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं कहूंगा इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है सर 40 न्यूटन, गलत। फ्रिक्शन फोर्स की ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये तब लगेगा जब जरूरत पड़ेगी। ओके, जरूरत पड़ने पर लिमिटिंग वैल्यू हमें तुम्हें हमेशा लिमिट बता रही कि भाई जरूरत पड़ी तो इन दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन यहां तक जा सकता है। मान लो अब तुमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया यहां पे 25 न्यूटन का सिर्फ, तो फिर यहां सरफेस भी ब्लॉक को पीछे की ओर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स देगी वो कितना देगी 25 न्यूटन, दैट्स ऑल। 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मान लो ऐसे ये इंक्लाइन सरफेस आ गया, इस इंक्लाइन सरफेस का एंगल मुझे गिवन है 37 डिग्री। इस इंक्लाइन सरफेस पर ये मैंने ऐसे एक ब्लॉक रखा, लेट्स से ब्लॉक का मास है 10 kg, इस ब्लॉक का मास 10 kg है। सबसे पहले मैंने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट किया, नॉर्मल फोर्स इस केस में कितना आएगा 10 g cos 37 डिग्री आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बस दो ही फोर्स है, नॉर्मल और mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कोई मोशन वोशन तो है नहीं, वैसे भी इंक्लाइन रेस्ट पे है तो उस पे पड़े ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच नॉर्मल फोर्स यही आता है। ये आ गया 100 cos 37 कितना आ गया 4/5, ये कितना आ गया 80 न्यूटन। मान लो मुझे म्यू एस की वैल्यू गिवन है, कुछ ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। यहां पर भी मैंने इस ब्लॉक पे इधर को एक फोर्स लगा रखा है लेट्स से 20 न्यूटन का, मैंने इस ब्लॉक पे इधर को एक फोर्स लगा रखा है लेट्स से 10 न्यूटन का, ऐसे दो फोर्स लगा रखे हैं। मैंने आपसे कहा बताओ यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, पहले तुम फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ दो, बाकी सारे फोर्सेस देखो, फ्रिक्शन को छोड़ दो, बाकी सारे फोर्सेस 20 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, और इसके वेट का कंपोनेंट भी नीचे की ओर आएगा, दैट इज 10g sin 37, 3/5 कितना आएगा 60 न्यूटन, 100 इंटू 3/5 60 आएगा। तो नीचे की ओर कितना फोर्स लगा रहे हो आप 70, ऊपर की ओर कितना है 20, यानी नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 50, फ्रिक्शन की लिमिट क्या है 40। अब फ्रिक्शन रोक ना पाएगा इसको, अब ये ब्लॉक नहीं रुकेगा, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, और अगर स्लाइडिंग हो गई, अगर स्लाइडिंग हो गई, इधर अनंतवीर ध्यान बेटे, सामने पूरा देखना इधर, अगर स्लाइडिंग हो गई, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म, नाउ इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग नहीं हुई फ्रिक्शन कैसा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू एस इंटू, गलत, इसकी वैल्यू 0 से म्यू एस एन के बीच कुछ भी हो सकती है। अभी बता रहा हूं, अभी फंस रहे हो आप, फिर बोलोगे मैं बता रहा हूं कितना फोर्स लग रहा है सर म्यू एस एन, गलत। अगर दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो उन दोनों के बीच फ्रिक्शन स्टैटिक है, और इसकी वैल्यू 0 से म्यू एस एन के बीच कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने ये फोर्स 20 न्यूटन के बजाय 50 न्यूटन लगाया होता, अब डाउनवर्ड कितना फोर्स लगा रखा है 70, अपवर्ड कितना 50, यानी ये ब्लॉक 20 न्यूटन से नीचे स्लाइड करना चाहता है, फ्रिक्शन कंट्रोल कर लेगा। फ्रिक्शन कहेगा भाई साहब जब तक 40 न्यूटन का नेट फोर्स नहीं आता मैं चलने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये सरफेस इस ब्लॉक पर जो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी वो कितना आएगा 20 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, पहले इसको छोड़ो बाकी सबको देखो, ये तो एडजस्टेबल है भाई, ये तो अपनी वैल्यू को सेट करेगा बाकियों को देख के। होता है ना, 4 लोग हो 3 रिजिड हो, मेरे को तो इतना ही चाहिए, चौथा बेचारा एडजस्ट करेगा, तो फिर अब चौथे को वेट करना पड़ेगा, भाई तुम तीनों समझ लो, जो बचा खुचा है मैं देख लूंगा। इट्स ओके, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वैसा ही है, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं, भाई तुम लोग समझो फिर मैं देखता हूं।
तो हमने देखा यार 20 न्यूटन का ही तो नेट फोर्स था। मान लो ये 60 एंड 10 70 है, ये तुमने लगा दिया ऊपर की ओर 100 न्यूटन का फोर्स, 100। अब बोलो क्या होगा? अब 100 और 20 ऊपर और ये 60 और 10 नीचे, तो प्रतुल क्या होगा? ओ मेरे भाई वो 20 पहले था, अब थोड़ना है, भावनाओं में बह जाते हो पूरा, इधर ध्यान दो। अब फ्रिक्शन को 2 मिनट के लिए छोड़ो, 100 अप 30 डाउन, सॉरी 70 डाउन, यानी ये 30 न्यूटन से ऊपर जाना चाहता है, फ्रिक्शन तो 40 तक चलने नहीं देगा, तो अब फ्रिक्शन नीचे की ओर कितना लगेगा इस पे? 30 न्यूटन का। ये बड़ा समझदार फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल है। पहले इसको छोड़ के बाकी सबको देखो, फिर इसकी वैल्यू पे आओ। इज दिस ओके? आपने चेक करना है नॉर्मल फोर्स कितना है, आपने चेक करना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट कितनी है, आपने चेक करना है स्लाइडिंग हो तो नहीं रही। अगर स्लाइडिंग वैसे ही हो रही है, मान लो किसी ने इस ब्लॉक को हिट कर दिया था ऐसे, मान लो ये ब्लॉक चल रहा था, अब भूल जाओ ये सब, क्योंकि अब तो स्लाइडिंग हो रही है। अब फ्रिक्शन कैसा लगेगा? काइनेटिक। उसकी बात मैं अभी करता हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक की। क्वेश्चन में मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो ब्लॉक अभी अभी रुका हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। हो सकता है लिमिट तक आ गया हो, तो मैंने सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू ढूंढ ली, फिर मैंने इसको छोड़ बाकी सारे फोर्सेस चेक करे। मान लो वो 100 था और ये इसका वजन है और 10 न्यूटन मैंने और फोर्स लगा रखा है, तो 30 न्यूटन से ये ऊपर जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन तो रोक देगा इसको, फ्रिक्शन तो 40 न्यूटन तक इसको हिलने नहीं देगा। इट्स ओके, नोट करो इसको, इसी एग्जांपल को नोट कर लेना। 100 ऊपर है तो बहुत प्यार से सीखो बेटे, समझो, कोई नई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फ्रिक्शन फोर्स, आपका दिमाग चाहिए बस पूरा इन्वॉल्व। उस वाले इंक्लाइन वाले डायग्राम के लिए लिख लो, एज द ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी, इस डायग्राम के लिए लिखो, एज द ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी of moving up by a force of 30 Newton, as the block has a tendency of moving up by a force of 30 Newton. So static friction force will act downward and F equal to 30 Newton. ठीक है? सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अविराज बेटे, ध्यान से समझना कि आप सबसे पहले आशिता चेक करना लिमिट कितनी है फ्रिक्शन, ये मुझे बता रहा है जरूरत पड़ने पर फ्रिक्शन यहां तक जाएगा। अगर तुमने मान लो इस फोर्स को कर दिया होता 110 बेटे, 110, तो ये फ्रिक्शन कहां पे चला जाता? 40, और ये इसकी लिमिट आ गई। इसका मतलब अगर तुमने जैसे ही वो फोर्स किया 110 से हल्का सा भी बड़ा, ये ब्लॉक ऊपर चलने लग जाएगा, अब स्लाइडिंग मोशन शुरू हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तभी तक है जब तक स्लाइडिंग हो नहीं रही, स्लाइडिंग होना चाहती है। ओके, नाउ राइट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा आएगा, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, तो उस ब्लॉक को चलाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, इसमें अगर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, मैं ब्लॉक को हल्का सा हवा में दिखा रहा हूं, ऐसे है वो टेबल पे ही रखा हुआ, ऑफ कोर्स कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, वो फ्रिक्शन दिखाना है इसलिए। ठीक है, दिखाई देते हैं। तो ये ब्लॉक ऐसे हमने ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स तो यहां भी तुम्हें चाहिए, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक। इस केस में नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर आ रहा है n, और वेट आ रहा है नीचे की ओर ब्लॉक पर mg, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो n और mg तो बराबर है। तो नॉर्मल फोर्स तो तुमने पहले चेक कर लिया। अब तुमने क्या देखा कि ऑलरेडी रिलेटिव मोशन है, मान लो ये सर ब्लॉक v स्पीड से चल रहा है,
तो दो सरफेसेस हैं, आपस में कांटेक्ट में है, नॉर्मल फोर्स है उनके बीच और रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब कोई जरूरत नहीं है बाकी सब फोर्सेस देखने की। अब जो फ्रिक्शन है, अब उसे परवाह नहीं। स्टैटिक वाला बेचारा समझदार है, वो बाकी फोर्सेस के हिसाब से देखेगा, काइनेटिक को कोई परवाह नहीं है। अगर ये ब्लॉक इस सरफेस पे मूव कर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक लगेगा एफ के, उसकी वैल्यू आएगी म्यू के इंटू एन, खत्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जीरो से म्यू के, नथिंग। ये सिर्फ यही है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक रेंज है, वो जीरो से लेके म्यू एस एन के बीच कुछ भी हो सकता है, बट काइनेटिक की कोई रेंज वेंज नहीं, इतना ही लगेगा बस। और म्यू के को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये भी डिपेंड करेगा सरफेस का मटेरियल क्या है, ये भी नॉर्मल फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बट इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं बोलते। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, इसको नहीं। ये तो बेचारा लिमिटिंग तो तब बोलोगे ना जब कुछ रेंज है, कोई रेंज है तब ना लिमिट लगाओगे कि यार ये लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये तो होता ही इतना है, ये तो ना इससे कम ना ज्यादा, इतना ही लगेगा म्यू के एन। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर वेलोसिटी बड़ी तेज हुई बड़ी स्लो हुई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि दिमाग लगाएं तो पढ़ना चाहिए, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं। वेलोसिटी चाहे तेज हो चाहे स्लो हो, हम फ्रिक्शन को यही लेंगे। दिमाग में आता है ना वेलोसिटी अगर बड़ी तेज है तो शायद फ्रिक्शन कम लगे, या शायद ज्यादा लगे। क्या? तेज हो तो कम लगे शायद। अगर ये ब्लॉक बड़ी तेज स्लाइड कर रहा है, बहुत तेज स्लाइड कर रहा है, ज्यादा नहीं, उस केस में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन का टाइम घटेगा, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन का टाइम घटेगा, वो अपने सिलेबस में है नहीं। तो चाहे ये ब्लॉक बड़ी तेज स्लाइड कर रहा हो चाहे बड़ी स्लो स्लाइड कर रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स अगर स्लाइडिंग हो रही है, इसकी वैल्यू इतनी रहेगी। मतलब मान लो कि ये ऐसे रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पर ये ब्लॉक पड़ा है। मान लो ये ब्लॉक 5 kg का है। पहले तुमने नॉर्मल फोर्स ढूंढा, वो 50 न्यूटन आ गया। म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मान लो 0.6। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, चाहे 20 से, चाहे 50 से, चाहे जिस भी वेलोसिटी से चल रहा हो, सरफेस मूव नहीं कर रही, ब्लॉक मूव कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है। तो इसका मतलब इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा कितना? म्यू के इंटू एन, दैट इज 30 न्यूटन पीछे की ओर। ये चाहे 10 से चल रहा हो चाहे 20 से चाहे 30 से, फ्रिक्शन फोर्स तो इतना ही एक्ट करेगा, 30 न्यूटन ही रहेगा। तो आसान है बड़ा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक ही वैल्यू है, कितनी? म्यू के एन। स्टैटिक तंग करेगा देखना, क्योंकि रेंज है। काइनेटिक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए स्लाइडिंग हो रही है, इट्स ओके। स्टैटिक तो बहुत तंग करता है। स्टैटिक का तो डायरेक्शन भी, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर एक कार ऐसे सर्कल में घूम रही है, कार ऐसे सर्कल में घूम रही है, अब तुम कहोगे सर ग्राउंड तो रेस्ट पे है और कार तो चल रही है, लेकिन अगर कार आराम से चल रही है ना, तो कार का टायर ऐसे जा रहा होता है, तो टायर का वो जो पॉइंट रोड के साथ टच में होता है ना, वो रगड़ नहीं खा रहा होता। तो टायर्स पे फ्रिक्शन ना स्टैटिक लगता है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर कार कांस्टेंट स्पीड पे ऐसे राउंड अबाउट पे टर्न ले रही है ना, मान लो चंडीगढ़ में ऐसे राउंड अबाउट पे, तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक अंदर की ओर लगेगा, सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और अगर चलते चलते कार ने स्किड कर गई, मान लो बारिश हुई थी, वहां पे लुब्रिकेंट पड़ा हुआ था, बड़ी तेज स्पीड में थे तुम, स्किड कर गए, फिर फ्रिक्शन काइनेटिक। ओके। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ना डायरेक्शन भी हमें समझना पड़ता है बहुत, किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल पहले इसको नोट कर लो चलो। अरे तो सरफेस पे लगेगा, मैं ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स दिखा रहा हूं। तुम्हें सरफेस में क्या इंटरेस्ट है? हम ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स देख रहे हैं।
ठीक है, अच्छे से समझो और कम से कम भाई साहब भूलना मत। पता चला मंडे क्लास लेनी है अगले 1 जुलाई, आप सब भूल के, हाँ सर अब बताओ जरा क्या कह रहे थे फ्रिक्शन के बारे में, रिवाइज करके अच्छे से सब। सिद्धार्थ अलर्ट होके बैठा करो बेटे, अलर्ट एकदम, नोट्स बनाओ ठीक से, हर एक चीज को लिखो, समझो एक एक चीज को। जी इग्नोर कर दो। जब स्लाइडिंग होना शुरू हो गई अब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं। और एक बात और लिखना, म्यूके क्या होता है? म्यूके इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, और दो सरफेसेस के बीच म्यू के की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू से हल्की सी छोटी होती है। मान लो दो सरफेसेस के बीच मैंने कहा म्यू एस की वैल्यू है 0.8, तो म्यू के की वैल्यू शायद 0.75, 0.78, तो लिख लेना द वैल्यू ऑफ म्यू के इज स्लाइटली लेस देन द वैल्यू ऑफ म्यू एस, और ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी। वैल्यू ऑफ म्यू के इज स्लाइटली लेस देन द वैल्यू ऑफ म्यू एस। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें मैं आने के बाद आपको लिखवा दूंगा, जो बेसिक क्वेश्चंस टाइप है, ग्राफ वगैरह है, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग, ये एक ब्लॉक है 6 kg का, ये क्लैंप आ गया फिर से, और ये एक ब्लॉक आ गया लेट्स से 4 kg का, और यहां पे म्यू एस की वैल्यू है 0.8, म्यू के की वैल्यू है 0.6। वैसे इतना डिफरेंस होता नहीं है, बट चलो हम तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। नॉर्मली अगर म्यू एस 0.8 है तो म्यू के थोड़ा ही कम होगा, 0.75 टाइप, बट हम तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कुछ भी ले ली वैल्यू मैंने। तो जरा बताओ इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना है? फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। एंजॉय करो आप क्वेश्चंस। फ्रिक्शन की थ्योरी डिटेल में देखेंगे ना, बस इतनी है। थोड़े वेरिएशंस आएंगे, ग्राफ वगैरह बनाना, थोड़ी डेफिनेशन स्कूल एग्जाम पर्पस के लिए, बट बेसिक थ्योरी यही है। एप्लीकेशंस हैं इसके बहुत सारे। ठीक है हरनूर बेटे, अलर्ट एकदम, थक गए बेटे, बस छुट्टियां ही छुट्टियां बेटे, उनके मौजा ही मौजा। 10 दिन 11 दिन एंजॉय, कम से कम 12-14 घंटे पढ़ लेना, बाकी टाइम एंजॉय करना, हो जाएगा। 12-12 घंटे पढ़ सकते हो छुट्टियों के दौरान, सवाल ही नहीं उठता है आरजू बेटे। नहीं 12 घंटे, हाँ दिमाग खराब है मेरा। 12 घंटे अब जो पढ़ लेगा ऐसे इतना, 10-10 घंटे, 10 घंटे सही चलो, 9 घंटे सही चलो, वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा बच्चा। ये लड़ाई सारी ना विल पावर की है, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज देख लो विल पावर है, नहीं समप्रीत बेटे? किंडर जो इतने दिन से नहीं मिल रही, विल पावर है, चलो कोई बात नहीं। मतलब मान लो तुम कल को मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, इट्स ऑल अबाउट विल पावर। रोज सुबह 4 बजे उठो, जाओ ग्राउंड पे, प्रैक्टिस करो, पहले रनिंग करो 4-5-10 किलोमीटर, वो वहां भी विल पावर आ जाएगी। तुम बोलो मुझे सिंगर बनना है, तो फिर ये अचार चटनियाँ सब बंद, वहां भी विल पावर आ जाएगी। प्रैक्टिस रियाज करना पड़ेगा, रियाज ही रियाज, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, अच्छे से कंट्रोल अपने आप पे। बोलो मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, फिर वही बातें आ जाएंगी, डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी काम है, इफ यू वांट टू एक्सेल इन दैट, यू वांट टू बी अमंग एट द टॉप लेवल, इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर, आपका एटीट्यूड। इसमें भी वही है, क्या है इन क्वेश्चन में, कुछ तुम लोग का दिमाग कम है? ग्रेट ब्रेन्स, बट इसके लिए एक्सेल करने के लिए पूरे फोकस के साथ चलाना है, जो चलाएगा वो आगे बढ़ेगा। देखते हैं बेटा, टेंशन की वैल्यू कितनी, वंश यही तो गुमसुम बैठे हैं, चला तक नहीं रहे पेन, वहां पे ऐसे बैठे बैठे कुछ देखने से कुछ नहीं होगा। डायग्राम बनाओ, जो स्टेप्स बताए हैं फॉलो करो। क्या स्टेप्स बताए मैंने देखो सुनो मेरी बात, अगर तो मुझे प्रभ अनंत एंड अनंतवीर बेटा
हाफ इंटू हाफ ना 1/4 हो जाता है बेटा, पता है। आधी नॉलेज तुम्हें, आधी नॉलेज उसे, मिल के मालूम है पूरी नहीं होगी, मिल के 1/4 रह जाएगी। इसलिए प्लीज आपस में बातें नहीं, दूर दूर। मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर तो क्वेश्चन ने ही बोल दिया भाई साहब मोशन हो रहा है, फिर मुझे इतना तकलीफ है ही नहीं, फिर तो मैं सीधे फ्रिक्शन को क्या लूंगा, काइनेटिक म्यू के एन। यहां पे हमें नहीं पता था मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो इधर से ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है, 40 न्यूटन का। इधर से जो टेबल है वो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम दे सकती है वो कितना है, म्यू एस इंटू एन। दैट इज, आप हमेशा लिमिटिंग, लिमिटिंग वैल्यू बड़ी होगी काइनेटिक से, क्योंकि म्यू एस बड़ा होता है। म्यू एस है 0.8 और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है 60, तो ये कितना आ रहा है 48। तो भाई साहब अपोज करने वाला फोर्स ड्राइव देने वाले फोर्स से ज्यादा है, मोशन हो ही नहीं पाएगा, मोशन ही नहीं होगा। ये 6 केजी का ब्लॉक ज्यादा ही भारी हो गया 4 केजी के लिए, मोशन नहीं होगा इस केस में। तो मोशन नहीं होगा तो फिर यहां पे रस्सी का टेंशन कितना लगेगा 40, तो यहां पे अप्लाइड फोर्स कितना आएगा 40 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन समझदार है, उसने देखा यार मेरी लिमिट तो 48 है बट जरूरत कहां है 48, जरूरत तो 40 न्यूटन की है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 40। स्टैटिक फ्रिक्शन इज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ एडजस्टेबल। सोया बेटे इधर ध्यान दे, ये उतना ही एक्ट करेगा जितनी नीड है। काइनेटिक का यहां कोई नामो निशान नहीं, रिलेटिव मोशन तो कभी हुआ ही नहीं, स्लाइडिंग तो कभी हुई नहीं 6 केजी ब्लॉक की टेबल पे। इट्स ओके, नोट कर लो इसको। अब देखना एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, बातें नहीं, इधर देखना, देखे कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये एक ब्लॉक है, लेट्स से ये ब्लॉक है 5 केजी का। ये ऐसे, बातें बिल्कुल नहीं आपस में, काम पे ध्यान दो इधर। ये 5 केजी का ब्लॉक है, इस तरफ लेट्स से ये 4 केजी का ब्लॉक है। म्यू एस की वैल्यू है 0.6, म्यू के की वैल्यू है 0.5, ठीक है। ये डिस्टेंस है लेट्स से 30 मीटर्स का, 30 मीटर का डिस्टेंस है इस ब्लॉक का, इस पुली से काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है 30 मीटर्स, ठीक। इस वक्त ये सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया रेस्ट से, 2 सेकंड के बाद ये रस्सी काट दी, 2 सेकंड के बाद इस रस्सी को हमने कट कर दिया। तो बताओ वो ब्लॉक पुली से कितने डिस्टेंस पे रुकेगा। हो सकता है पुली पे टक्कर भी मार दे, मुझे नहीं पता, वो आप देखो, डायग्राम बनाओ, देखे कौन इसका सही आंसर देता है मुझे। देवंशिका बेटे वीडियो कैमरा ऑन, विनायक चलो माइक, उसका कैमरा सही नहीं है। क्वेश्चन लिखो, शाबाश बेटे। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लेवल के हिसाब से अभी, अदरवाइज तो आसान हो जाएगा। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज, क्वेश्चन लिख मेरे भाई, फिर तो क्वेश्चन लिखो पहले। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 2 सेकेंड स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर 2 सेकेंड स्ट्रिंग इज कट। Find distance of 5 kg block from pulley when it stops. Find distance of 5 kg block from pulley when it stops. मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूं पहले उसके लिखने पे ध्यान दो, किस बात की जल्दी आंसर देने की, और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं। Find distance of 5 kg block from pulley when it stops. उसके बाद क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्या फ्रिक्शन अब एक्ट नहीं करेगा। तुम एक डाइनिंग टेबल पे एक ब्लॉक को ऐसे स्लाइड करा दो,
तो क्या फ्रिक्शन उसको रोकेगा नहीं? और अगर इसी वेलोसिटी से चलता जा रहा है तो फिर तो टक्कर मार देगा। सो पहले 2 सेकेंड यहां से ड्राइविंग फोर्स कितना है 40 न्यूटन का। यहां पे फ्रिक्शन की लिमिट कम पड़ रही है, म्यू एस इंटू 50 कितना आ रहा है 30, इसका मतलब मोशन होगा। ये 40 न्यूटन है, यहां से अपोजिंग फोर्स कितना आएगा, अब काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि स्लाइडिंग तो शुरू हो गई। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक। तुम इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो मेथड मैंने तुम्हें सिखाया है, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। अब नेट ड्राइविंग फोर्स है 40 माइनस 25 कितना है 15 डिवाइडेड बाय टोटल मास 9। ये एक्सेलरेशन कितना आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप आराम से भी करते, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, इधर से t माइनस 25 इज इक्वल टू 5a, ये आ जाता, a आ गया। 2 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन रहेगा, 2 सेकंड तक आपने रस्सी कट नहीं करी, तो 2 सेकंड में ये ब्लॉक कितना आगे आ जाएगा 2 सेकंड में, s इज इक्वल टू हाफ a कितना है इंटू टी स्क्वायर कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 10/3 मीटर, इतना आगे आ गया। 2 सेकंड तक इस एक्सेलरेशन से चलते चलते इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, u प्लस ए टी, दैट इज 0 प्लस a कितना है 5/3 इंटू 2, इसकी स्पीड भी आ गई 10/3। चांस की बात है, दोनों बराबर है, ठीक है, इसी पे ना दिमाग लगाने लग जाना। सो 10/3 की स्पीड। अब रस्सी कर दी हमने कट, तो अब इस पर जो टेंशन फोर्स जो इसे आगे खींच रहा था वो गया, अब रह गया खाली फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को कोई परवाह नहीं है कि ये टेंशन है कि नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन परवाह करता है, काइनेटिक नहीं करता। स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही लगेगा। अब 2 सेकंड पे इसके पास ये वेलोसिटी थी, अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये ब्लॉक पड़ा है टेबल पे, ये ब्लॉक आगे की ओर भाग रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है कितना 25 न्यूटन। अब आगे से कोई टेंशन नहीं है रस्सी आपने केबल कट कर दी है, रस्सी कट करते ही ये जी से गिर पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन पहले 2 सेकंड था 5/3, रस्सी कट करने के बाद 10, या रस्सी कट करने के बाद तो खाली mg रह गया बस, उस पे रस्सी तो हटा दी आपने, कट कर दी मतलब रस्सी गई। ये नहीं कहना सर रस्सी अटैच तो है, कट करी थी आपने, मासलेस रस्सी है यार, टेंशन है नहीं, क्या करोगे उसका। ओके, सो नाउ ये ब्लॉक पे 25 न्यूटन फोर्स पीछे, तो 2 सेकंड बाद वाली थ्योरी मैं यहां कर दे रहा हूं। अब इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 25/5 माइनस 5, अब ये रिटार्ड करेगा। अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ये थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इससे रिटार्ड करते करते ये और कितना आगे ट्रेवल करके रुकेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, फाइनल स्पीड को 0 करो, कितना आगे जाके रुका यही तो ढूंढना है। तो 0, इनिशियल स्पीड क्या थी 10/3, रस्सी कट करते वक्त इसकी स्पीड 10/3 थी, सो 10/3 का स्क्वायर 100/9, a की वैल्यू -5 इंटू एस, तो s कितना आ गया 10/9 मीटर। तो पहले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करा 10/3, 2 सेकंड के बाद रुकते रुकते कितना और ट्रेवल करा 10/9, तो टोटल कितना ट्रेवल कर गया 10/3 प्लस 10/9, 70, 30 में से उसे माइनस कर दो। इसको दोबारा मार्क करो, सॉल्व करना अपने आप फिर से। रस्सी कट करी तो ये ब्लॉक फ्रिक्शन के अंडर मूव कर रहा है, खाली रिटार्ड होके रुकेगा। रक्षिता आई समझ में बात, नहीं मैं पूछूंगा 1 जुलाई को तुझसे बेटे, ठीक है, नोट कर लो इसको। छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूं, जरा करके दिखाओ फटाफट। ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री, ये एक ब्लॉक को रखा मैंने इंक्लाइन प्लेन पर, ब्लॉक का मास m, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ 10 मीटर, म्यू एस और म्यू के बराबर है, उसे मैं म्यू ले रहा हूं। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो मतलब इसका है वो म्यू एस और म्यू के बराबर ले रहा है। ऐसे आएंगे कोई, ये नहीं कहना लड़ मत पड़ना सर म्यू एस तो हल्का सा बड़ा होता है, मतलब अब मैं मान रहा हूं म्यू एस म्यू के बराबर है, लेट्स से इसकी वैल्यू है 0.6। बताओ ये ब्लॉक कितनी देर में नीचे पहुंचेगा और नीचे किस स्पीड पे पहुंचेगा।
ये ब्लॉक कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा एंड विद व्हाट स्पीड। करो जरा सॉल्व। सबसे पहले हमने चेक किया ड्राइविंग फोर्स क्या है। ड्राइविंग फोर्स इस केस में है mg साइन थीटा। आप चेक करो क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन्ड कि ब्लॉक नीचे चलेगा भी या नहीं, तो पहले तुम्हें वही चेक करना है। पता चला सवाल एक तरफ रह गया, वो ब्लॉक नीचे ही नहीं उतरा, फ्रिक्शन ही इतना स्ट्रांग था। तो चेक करा mg साइन थीटा की वैल्यू आ रही है m, g की वैल्यू 10, साइन 37 कितना होता है 3/5, यानी ये कितना आ गया 6m। अब ये नहीं कहना ये डायमेंशनली क्या हो गया सर 6m, वो g की वैल्यू डाल दी ना हमने 6m, ये ड्राइविंग फोर्स है। चेक करो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, इस केस में आएगी म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आएगी। इस पे थ्योरी भी है थोड़ी सी, बट वो सारी थ्योरी कोई नयापन नहीं आरजू बेटे। फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बनाने से आते हैं अच्छे से, तुम्हें फोर्सेस की अच्छे से समझ है, ये चैप्टर डन है। ठीक है हरनूर बेटे, वही गलत बात ना फिर से, आपस में कोई डिस्कशन नहीं बिल्कुल भी। सो ये आ रहा है म्यू कितना है 0.6 m, g की वैल्यू 10, cos 37 कितना 4/5, ये कितना आ जाएगा 4.8 m, यानी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ड्राइव से छोटी पड़ गई। इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे जाएगा क्योंकि इस पे नीचे की ओर फोर्स आ रहा है 6m और फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 4.8m। एक्चुअल में अब फ्रिक्शन लगता म्यू के एन, बट यहां तो म्यू एस म्यू के सेम लिए है, तो अब अगर ये स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू के एन, वो तो इतना ही आएगा क्योंकि म्यू के और म्यू एस तो सेम है, यानी नीचे की ओर फोर्स ये लगेगा। सो व्हाट विल बी इट्स नेट फोर्स, नेट फोर्स तो आ गया 6m माइनस दिस 1.2m, दैट इज इक्वल टू ma। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स है। अब आप लिख दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम आ जाएगा। आप लिख दो v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, v आ जाएगा, खत्म। अब ये काइनेमेटिक्स हो गया, a की वैल्यू मिल गई। तरह नई बात समझ में बेटे, पक्का झूठ बोल रहे हो? क्लियर है? आपने चेक करना है mg साइन थीटा कितना है, आपने चेक करना है फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। क्यों नहीं कर पाए? आ गया था? ठीक है, आप एक और क्वेश्चन करो फिर शीट के डाउट बता देता हूं। कर लेंगे, वो क्वेश्चंस हैं, आप उलझो उनसे, एफर्ट मारो थोड़ा सा। ये एंगल है 37 डिग्री। एक क्वेश्चन, चलो इसके बाद मैं डाउट बता देता हूं। ये एक ब्लॉक है 10 kg का, ये क्लैंप आ गया। इधर एक और ब्लॉक है, लेट्स से ये ब्लॉक है 6 kg का, 10 kg 6 kg, म्यू की वैल्यू है 0.8। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने अगर कहा म्यू की वैल्यू 0.8 तो मतलब म्यू एस भी 0.8 है, म्यू के भी 0.8 है। ठीक है, दोनों म्यू एस और म्यू के सेम है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या सिखाया, चेक करो ड्राइव, ड्राइविंग फोर्सेस। फ्रिक्शन को बाद में देखना। अगर मैं कह देता मोशन हो रहा है फिर तुम फ्रिक्शन को काइनेटिक लेते। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई साहब मैंने सिस्टम को छोड़ दिया रेस्ट से, तुम डिसाइड करो चलेगा कि नहीं। इधर से ये कितना ड्राइव दे रहा है 60, इधर से ये कितना ड्राइव दे रहा है, ये भी 60। फ्रिक्शन को तो मजे आ गए, वो कहेगा ये तो आपस में लड़ मरे, मेरी क्या जरूरत है। तुम एक ब्लॉक को टेबल पे रखो, इधर से 10 न्यूटन से खींचो, इधर से 10, फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई, फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। यहां पे तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, ये फोर्स तो आपस में ही बेचारे एक दूसरे को बैलेंस कर बैठे। मोशन तो मान लो ये मैं कहता वेज स्मूथ है, फिर क्या करते आप, फ्रिक्शन है ही नहीं, क्या करते आप, कहते मोशन ने होना ही नहीं है। और यार जब मोशन होना ही नहीं चाह रहा, ना मोशन होने की कोई टेंडेंसी है, फ्रिक्शन को क्या पड़ी आने की। फ्रिक्शन कब आता है, जब दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग हो,
या होना चाहे, या तो स्लाइडिंग होना ही नहीं चाह रही, तो इसलिए ये रस्सी में टेंशन क्या आएगा, रस्सी में टेंशन आएगा 60। अब मैं क्या लिमिटिंग वैल्यू ढूंढूं, जरूरत ही नहीं है लिमिटिंग वैल्यू ढूंढने की, जब वहां पे मोशन की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, उधर से भी 60 इधर से भी 60। ओके, तो दैट्स ऑल। फ्रिक्शन क्यों बोला 60 आएगा, फ्रिक्शन 0 आएगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इस पे बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे जब मैं ये मासेस को बदलूंगा, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। सामने ध्यान, कभी भी अगर गवेश, कभी भी अगर ऐसे एक सरफेस है, गौर से समझना मेरी बात, बात हो रही है नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन की, ये सरफेस है और ये तुमने एक शार्प ऑब्जेक्ट लेके आए, मान लो ऐसे पेंसिल है, ऐसे शार्प, ये ऐसे पेंसिल को आपने, पेंसिल एकदम शार्प है, आपने टेबल पे ऐसे रखा, आप इस पेंसिल को टेबल पर देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये तो पेंसिल फ्लिप कर जाएगी, फ्रिक्शन भी है, बट आई वॉन्ट ओनली द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, बट यहां मुसीबत है, एक तरफ तो सरफेस है, दूसरी तरफ तो इस पेंसिल का एक पॉइंट है, होने दो। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस सरफेस और पेंसिल के इस पॉइंट के बीच नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो डेफिनेटली नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। एंड जाहिर सी बात है, अगर तुम पेंसिल को ऐसे पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, तो पेंसिल आगे स्लाइड होना चाह रही है, तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। बट हमें मतलब नहीं है, हमें नॉर्मल फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो दोनों तरफ अगर सरफेसेस हैं, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन आप अब तक बड़े प्यार से बताते आ रहे हो, सरफेस के परपेंडिकुलर, एक तरफ सरफेस है, एक तरफ कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, नीडल टाइप की कोई चीज है, पॉइंट कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, ऐसे एक रोलर होगा, ऐसे ये रोलर होगा, और इस रोलर पे हम एक रॉड को ऐसे रखेंगे, ऐसे इस तरह से एक रॉड पड़ी है। तो अब अगर मैं कहूंगा इस रॉड और इस रोलर के बीच नॉर्मल फोर्स, तो रॉड के परपेंडिकुलर ही ऐसे लगेगा। मैं कहूंगा इस ग्राउंड और इस रॉड के बीच नॉर्मल फोर्स, तो वो ऐसे लगेगा एन। यहां पे मान लो दीवार होती है, ऐसे दीवार होती है, ऐसे इस तरीके से, तो इस दीवार और इस रॉड के बीच नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा एन। वैल्यूज अलग अलग, n1 n2 n3। सो एक तरफ अगर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है और एक तरफ एक सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। दोनों तरफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आ गए, मान लो ये ऐसे एक शार्प पेंसिल, ऐसे ये भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ भी ऐसे एक शार्प पेंसिल, ऐसे तुमने ऐसे ये रखा है, दो पेंसिल ली तुमने, दोनों को बहुत शार्पली आपने ऐसे कर रखा है, प्रिपेयर उन्हें, तो अगर उन्हें आप ऐसे टच कराओगे, दो नीडल्स ऐसे टच कराओगे, नाउ वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। अब मुझे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता, मैग्नीट्यूड तो वैसे ही नहीं पता, अब मैं कहूंगा मुझे नहीं पता नॉर्मल फोर्स किधर है, लेट अस से वो जिधर भी था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है nx, वर्टिकल कंपोनेंट है ny। अब मुझे को दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे, नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल। हमारे इस 16th क्वेश्चन में ये रॉड ऐसे पड़ी है, नीचे सरफेस है, कह रहा है रॉड का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एक क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस यही था, ये इंफॉर्मेशन देना। यहां से रस्सी का टेंशन लगेगा ऊपर, ये रॉड का ये पॉइंट टच कर रहा है सरफेस को, तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा वर्टिकली, और इस रॉड का वेट आएगा नीचे। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, रस्सी का टेंशन हमेशा किधर एक्ट करता है, रस्सी की लेंथ के अलोंग। नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर एक्ट करेगा, सरफेसेस के परपेंडिकुलर, mg। दिस इज द डायग्राम, नोट कर लो इसको, ये इंफॉर्मेशन को नोट करो जो बताई मैंने। ये अगर दोनों तरफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आ गए तो नॉर्मल फोर्स ऐसे दिखाओगे। ओके, ये नॉर्मल फोर्स जो मैंने दिखाए हैं, वो मान लो पहली पेंसिल का दूसरी पेंसिल पे फोर्सेस हैं, तो दूसरी के पहली पे इसी के अपोजिट आ जाएंगे, एक्शन रिएक्शन। तो दिस इज पेंसिल नंबर 1, दिस इज पेंसिल नंबर 2। नॉर्मल फोर्स बाय 1 ऑन 2 दिखाया है मैंने। एक तरफ सरफेस है, फिर कोई दिक्कत नहीं है,
ध्यान से सुनना इधर 17th क्वेश्चन में, इन द गिवन डायग्राम इफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन टेबल हैविंग एक्सेलरेशन इतना देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 and 3 रिलेटिव टू द पुली। इधर ध्यान दो, ये पुली है 17th क्वेश्चन, ये पुली नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a नॉट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये पुली नीचे जा रही है। गौर से सुनो कबीर, ब्लॉक ऊपर टेबल पे रखा आगे आ रहा है तो ये पुली नीचे जाएगी 2 से, ठीक है। 17th क्वेश्चन में ब्लॉक है ऊपर, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे आ रहा है तो ये पुली नीचे जाएगी। इस पर इधर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, दिस इज 2 kg ब्लॉक, और इधर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, दिस इज 3 kg। ग्राउंड फ्रेम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम से अगर सॉल्व करें, मान लो मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया a2, इसका मैंने एक्सेलरेशन मान लिया a3, तो व्हाट रिलेशन आई कैन राइट, a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a0, मैं लिख सकता हूं ऐसे। इसकी इक्वेशन बनेगी 3g माइनस t इज इक्वल टू 3 टाइम्स a3, इसकी इक्वेशन बनेगी 2g माइनस t इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2। फिर वो 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया है, आप इस इक्वेशन में a2 a3 की वैल्यू दूसरी और तीसरी इक्वेशन से डालोगे एंड सब वही स्टैंडर्ड है, सॉल्व करोगे। बट हमसे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन पुली के रिस्पेक्ट में बताओ। वैसे तो वो भी बता ही दोगे, a2 आ गया, सो a2 माइनस a0 सेम डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट करके मिलता है ना, और a3 माइनस a0 आंसर आ जाएगा। बट सुनो मेरी बात, मैं आप ऐसे सॉल्व करना अपने आप, मुझसे कह रहा है मुझे इन दोनों के एक्सेलरेशन पुली के रिस्पेक्ट में बताओ आप, तो मैं क्यों पहले एक्चुअल एक्सेलरेशन ढूंढूं, ये a2 और a3 इन ब्लॉक्स के रियल एक्सेलरेशन है, मैं क्यों पहले रियल ढूंढूं फिर रिलेटिव ढूंढूं, मैं डायरेक्ट रिलेटिव ढूंढता हूं। डायरेक्ट रिलेटिव मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, इसे, और जब घूम के इधर आया तो इसे इनका एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, अगर ये पर्सन ही पुली पे खड़ा है तो भाई साहब इसके लिए तो पुली रेस्ट पे हो गई, और अगर इसके लिए पुली रेस्ट पर है तो इसको तो फिर ये भारी ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखाई देगा ए आर से, तो हल्का ब्लॉक ऊपर आता दिखाई देगा ए आर से। आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव। एक्चुअल में इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम नहीं है क्योंकि पुली मूवेबल है, बट अब तो भाई साहब तुम पुली पे खड़े हो, तुम्हारे लिए तो पुली रेस्ट पे है, तो तुम तो क्लियर बोलोगे ये 5 सेंटीमीटर ऊपर तो ये 5 नीचे, सोचो तो विद रिस्पेक्ट टू पुली इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट दिखेगा, ए आर ये रियल नहीं है, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू पुली तो तुम्हें शूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तुम्हारा एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पे शूडो फोर्स ऊपर की ओर कितना लगाओगे, एम ए नॉट 4 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट नीचे है तो इस पे शूडो फोर्स ऊपर की ओर 6 न्यूटन। याद रखना, कई बार बच्चे क्या कहते हैं सर ये नीचे जा रहा है तो शूडो फोर्स ऊपर लगाओ, ये ऊपर जा रहा है शूडो फोर्स नीचे। गलत, शूडो फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन से। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे है तो शूडो फोर्स ऊपर लगेगा। अब इसकी इक्वेशन बनेगी, ये ऊपर जा रहा है तो t, इसकी जरूरत नहीं है, t प्लस 4, दिस t प्लस 4 माइनस 2g इज 2 टाइम्स ar। इसकी इक्वेशन बनेगी 3g माइनस 6 माइनस t इज 3 टाइम्स ar, दैट्स ऑल। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, t कैंसिल, ar डायरेक्ट आएगा। मैं क्यों जाऊं ग्राउंड फ्रेम पे, लेंदी क्यों करूं क्वेश्चन, मुझसे क्या पूछा उसने, मुझे इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताओ पुली के रिस्पेक्ट में। सात्विक इधर ध्यान, तो पुली के रिस्पेक्ट में ढूंढो ना सीधा। अब पुली के रिस्पेक्ट में काम करोगे तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो। और ये बात मेरी ध्यान रखना, पुली के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन हमें इक्वल एंड ऑपोजिट दिखेंगे, क्योंकि अब तो हम पुली पर हैं तो हमारे लिए तो पुली रेस्ट पे हो गई। ओके, नोट कर लो इसको, ऐसे किया था कि ग्राउंड फ्रेम से ही, तो ये भी नोट करो फिर, ये अच्छा मेथड है, इससे तो तुरंत आंसर आया, जोड़ दो। अविराज समझ में आई बात, ये ग्राउंड फ्रेम से भी करो, मिलाओ आंसर,
ये मत नहीं कि अरे हो तो गया अब कितने तरीके से छोड़ो इसको, फिर वही बात, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, काम निपटाने के लिए नहीं। आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी करो, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू पुली भी सॉल्व करो, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखना। ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे बातें बिल्कुल नहीं। इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री है, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन पे ये ऐसे एक ट्रॉली है, दिस वे, एंड दिस पर्सन स्टैंडिंग ऑन दिस ट्रॉली, ऐसे ये पर्सन है, और ये रस्सी को ऐसे पुल कर रहा है, इंक्लाइन के पैरेलल है ये रस्सी। यहां पर एक और पुली अटैच्ड है विच इज फिक्स ऑन द टॉप। देन उसके बाद ये रस्सी ऐसे आ रही है, यहाँ पे एक और पुली अटैच्ड है ऐसे, और फिर ये रस्सी ऐसे जाके यहाँ अटैच्ड है। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इस सेटअप से फायदा क्या होगा, इस पर्सन को इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, अगर इस बंदे ने रस्सी को 250 से खींचा तो रस्सी भी इसको 250 से खींचेगी, एक्शन रिएक्शन, पूरी रस्सी में टेंशन कितना आ जाएगा, 250। तो यहां से टेंशन फोर्स ऊपर आएगा 250, ये थ्रू आउट रस्सी सेम है, तो यहां से आएगा 250, यहां से आएगा 250, तो इस ट्रॉली पर इफेक्टिवली अपवर्ड फोर्स आ जाएगा 750। तो ये सेटअप ऐसा है कि अगर बंदा फोर्स F लगाएगा तो इफेक्टिवली उसे ऊपर कितने फोर्स से खींचा जाएगा, 3F। तो दिस सेटअप कैन बी यूज्ड टू इफेक्टिवली पुल योरसेल्फ अप। तुम्हें जितना फोर्स लगाओगे उसका 3 गुना इफेक्टिव फोर्स तुमको ऊपर खींचेगा, 3F। ओके, एंड नाउ इफ द कंबाइंड मास ऑफ द मैन एंड द ट्रॉली इज 100 kg, तो ये पूरे सिस्टम पे नीचे की ओर फोर्स क्या आ रहा है, 100 G साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है 0.26 साइन 15 डिग्री, तो 1000 इंटू 0.26 कितना आ गया, 260 न्यूटन। बाकी नॉर्मल फोर्स और उन्हें छोड़ो, सो व्हाट इज दैट, तो हो गया 750 माइनस 260 इज इक्वल टू ma। मास इसका दिया हुआ है पूरे सिस्टम का 100 kg। इजी हो गया क्वेश्चन, ये 750 माइनस 260 इज इक्वल टू 100 a, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिंपल। 250 250 250, 750 नहीं है। अरे ये टेंशन है, और ये बंदे पर भी तो फोर्स है, ट्रॉली बंदे पे फोर्स लग रहा है, बंदा और ट्रॉली एक साथ तो ऊपर जाएंगे। इस पर्सन के हाथ पे भी तो फोर्स है 250 का रस्सी से, और यहाँ से 500 न्यूटन का, टोटल 750 का, ठीक है। और कौन सा, कोई और कौन सा बेटे, 19th क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर m1 is 1 kg, m2 is 2 kg, for what value of capital M m1 moves with, देख m1 ने चलना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो टेंशन m1g के बराबर आ जाएगी, जो नीचे वाले रस्सी में टेंशन है। अगर ये टेंशन m1g और m1 का एक्सेलरेशन 0 हो गया, अगर m1 की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, तो ऊपर अगर कैपिटल M A से आगे आएगा तो पुली A से नीचे, तो इस m2 का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन किया था अगर एक रेस्ट पे है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही है, पुली पर से रस्सी पास हो रही है और एक साइड ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, तो पुली के एक्सेलरेशन का तो डबल इफेक्ट आएगा उधर, ठीक है। तो बस आगे सॉल्व करो। m2 पे इक्वेशन क्या बनेगी बेटे, m2g माइनस टी, और वो t होगा इक्वल टू m1g इज इक्वल टू m2 टाइम्स 2a, और अगर इधर टेंशन टी तो ऊपर 2t, वो 2t इज इक्वल टू कैपिटल M A। कर लो सॉल्व। 12th क्वेश्चन में देखो, हमसे कह रहा है m1 रेस्ट पे है, अगर m1 रेस्ट पे है तो पुली b भी रेस्ट पे होगी, और अगर पुली b रेस्ट पे है तो फिर तो ये स्टैंडर्ड एटवुड मशीन ही बन गई, m3 और m2 में जो भारी है वो नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर। ऐसे केस में m2 और m3 को जोड़ने वाली रस्सी में टेंशन क्या आएगा, 2 m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 टाइम्स g, ये टेंशन आएगी। अच्छा,
M2 और M3 वाली रस्सी में ये टेंशन T, तो ऊपर कितनी 2T, और 2T इक्वल टू M1G होना चाहिए क्योंकि M1 रेस्ट पे है, तो इसका मतलब 2T इज इक्वल टू क्या आना चाहिए M1G। 2T कितना हो गया 4 M2 M3 अपॉन M2 प्लस M3, दिस इज इक्वल टू M1, G कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक। इनवर्स कर दो जरा इसको, या 4 को उधर ले जाओ और इनवर्स कर दो, M2 प्लस M3 अपॉन M2 M3, ये आया। 4 उधर ले गए थे और उल्टा कर दिया, तो दिस इज 4 अपॉन M1, एंड नाउ M2 अपॉन दिस, ये क्या बन जाएगा 1 बाय M3 प्लस 1 बाय M2 इज 4 बाय M1 हो गया। M2 अपॉन M2 M3 क्या आ जाएगा 1 बाय M3 ना, प्लस M3 अपॉन M2 M3 क्या आएगा 1 बाय M2, सो 1 बाय M2 प्लस 1 बाय M3 इक्वल टू 4 बाय M1, दैट इज द आंसर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स, देख बेटे इसमें 8G sin 30, सॉरी 8G और इधर से 4G sin 30, पहले रस्सी का टेंशन निकाल लोगे, क्या इक्वेशन बनेगी 8G, बातें नहीं, कैसे बैठे, रिलैक्स, अलर्ट एकदम, 8G माइनस T इज 8A, T माइनस 4G sin 30 इज 4A, T निकाल लोगे। अब जरा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ, ये पुली है बेटे, इधर से रस्सी का टेंशन फोर्स आ रहा है T, और इधर से रस्सी का टेंशन फोर्स आ रहा है T, ये एंगल कितना आ रहा है 60 आ रहा है। कबीर ध्यान दे इधर, अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल 60, तो रिजल्टेंट आता है कितना √3 टाइम्स, ये सब बताया हुआ है T√3, यानी ये दोनों स्ट्रिंग्स मिलके इस पुली पे नेट फोर्स इधर दे रही होंगी, हाउ मच T√3, तो सेम फोर्स क्लैंप भी देगा वापस क्योंकि पुली तो रेस्ट पे है, तो पुली पे लगने वाले सारे फोर्स तो होने चाहिए बैलेंस, तो पुली वो क्लैंप कितना फोर्स देगा इसको T√3।